अजमेर के चौहानों में अर्णोराज चौहान, अर्णोराज पब्लिक आनाजी है। शासनकाल 1133 से 1150 तक का शासनकाल है। अब ध्यान से सुनना, इनके पिताजी ने हराया था किसको? अजय राज ने हराया था मालवा के शासक नरवर्मन को। तो जब अर्णोराज गद्दी पे बैठता है तो नरवर्मन सोचता है कि मैं अर्णोराज को हरा दूंगा, तो उसने अर्णोराज पर आक्रमण कर दिया। लेकिन अर्णोराज ने भी और मालवा के शासक को युद्ध में पराजित कर दिया। तो इसने मालवा की गद्दी पर बैठते ही मालवा के शासक किसको? नरवर्मन को हराया। ध्यान रखना, नरवर्मन को हरा दिया। ठीक है सब। अब इसके शासनकाल में तुर्कियों ने आक्रमण किया था। युद्ध ले रहा हूं मैं 1135 आना सागर युद्ध। कौन सा युद्ध? आना सागर युद्ध। ध्यान देना 1135 का ये जो युद्ध हुआ है वो युद्ध हुआ है आनाजी या अर्णोराज वर्सेस तुर्की सेना के बीच। और अर्णोराज ने इस युद्ध में तुर्की सेना को बुरी तरह से हरा दिया, पराजित कर दिया। इतनी तुर्कियों की हत्या कर दी, बहुत सारे तुर्की लोग यहाँ पर मारे गए थे, तुर्की सेना मर गई थी। तो तुर्की सेना से क्या निकला? बुरी तरह से खून, खून से धरती लाल हो गई। और जब खून से धरती एकदम लाल हो गई थी तो अर्णोराज ने सोचा कि तुर्कियों का खून है, इस खून को साफ करवाया जाना चाहिए। तो एक नदी निकलती है अजमेर की पहाड़ियों से दोस्तों, चांदनी रात में आती है। नाम बड़ा प्यारा है, बड़ा सोना नाम है। चंद्रा नदी को रोक करके और अपने रास्ते में गड्ढा खुदवा दिया। उस गड्ढे को मैं नाम दे देता हूं आना सागर। आना सागर। अब ये गड्ढा बहुत बड़ा है तो ये कह सकता हूं मैं इसे आना सागर झील कह सकता हूं, कहता ही हूं। तो आना सागर झील का जो निर्माता है वो कौन है? अर्णोराज। क्यों करवाया? तुर्की सेना के खून से रंगी धरती को साफ करवाने के लिए, या आना सागर युद्ध के बाद जो खून गिरा था तुर्कियों का उसे साफ करवाने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाया था। किसने? अर्णोराज ने। यहाँ तक का क्लियर हुआ। फिर इसने सोचा कि चलिए अब आक्रमण करते हैं। तो देखो हमने एक चीज देखी थी राजपूत उत्पत्ति के सिद्धांतों में, तो ये चालुक्य शासक है। यहाँ पर गुजरात है, चालुक्य यहाँ पर गद्दी पे बैठा हुआ था, उसका नाम है जयसिंह चालुक्य। क्या नाम है? जयसिंह चालुक्य। तो अर्णोराज ने अजमेर से, यहाँ पढ़ रहे हैं, अर्णोराज ने और चालुक्य शासक जयसिंह पर आक्रमण कर दिया। और इस जयसिंह को भी उसने क्या कर दिया था? हरा दिया था। अब होता क्या है कि महल में बैठे हैं, संधि हो गई कि साहब महाराज मैं हार गया, मैं आपके नीचे काम करने के लिए रेडी तैयार हूं। तो चालुक्य शासक के दरबार में वहां बैठे थे। तो अर्णोराज के लिए और एक लड़की, बहुत सोने जैसी लड़की थी, और वो चाय नाश्ता लेकर के आई थी। तो अर्णोराज ने उस लड़की को देखा और जयसिंह से पूछा कि भाई महाराज ये लड़की कौन है? कंचन जैसी लड़की है एकदम। तो उसने कहा ये मेरी लड़की है, मेरी पुत्री है। और इसका नाम क्या है? फिर इसका नाम है कांचन देवी। तो इसने गुजरात की राजकुमारी कांचन देवी से क्या किया था? विवाह किया था। ध्यान रखना, ठीक है ना? कांचन देवी से। क्वेश्चन क्या बना कि चालुक्यों का संबंध, चालुक्यों से जो वैवाहिक संबंध थे वो कांचन देवी के साथ में किसके रहे हैं? इस अर्णोराज के रहे हैं। अब सुनिए साहब यहाँ से आगे। तो एक दिन कांचन देवी और अर्णोराज खेल रहे थे चौपड़ खेल रहे थे। तो अर्णोराज ने गलती से कह दिया कांचन देवी से, तेरा बाप मुझे नहीं हरा सकता। ये बात कांचन देवी को बड़ी बुरी लगी और कांचन देवी ने दरबार को छोड़ करके और चली जाती है कहाँ? गुजरात। और अपने भाई से शिकायत कर देती है कुमारपाल से। किससे कर देती है? कुमारपाल चालुक्य से। और दोनों के बीच में अब युद्ध तैयार शुरू हो जाता है। उस युद्ध को लेता हूं मैं 1145 आबू युद्ध। कौन सा युद्ध? 1145 आबू का युद्ध। अब ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ है? ये युद्ध हुआ है अर्णोराज वर्सेस किसके बीच में? कुमारपाल चालुक्य के बीच में। अब मुझे आप बताइए क्या इस युद्ध को हम जीत सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमारी कमजोरी हमारी रानी को पता थी। इसलिए इस युद्ध को कौन जीत जाता है? इस युद्ध को जीत जाता है कुमारपाल चालुक्य। ठीक है ना? और इसके लिए कुमारपाल चालुक्य से अपनी लड़की, अच्छा इससे नहीं उत्पन्न संबंध, अपनी लड़की जलहण का विवाह कर दिया जाता है कुमारपाल चालुक्य से। इस बात की जानकारी बिजोलिया शिलालेख हमको देता है। ठीक है साहब? अच्छा साहब, और इस वाले युद्ध की जो आबू का जो युद्ध है, इसकी जो ग्रंथ हमें जानकारी देता है, जानकारी देने वाला ग्रंथ
जानकारी मिलती है। दो ग्रंथ हैं, एक तो है प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि, और एक है प्रबंध कोश। ये दो ग्रंथों में जानकारी मिलती है। प्रबंध चिंतामणि का लेखक है मेरु तुंग और इसका लेखक है राजशेखर। इन दोनों में इसकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। कौन से वाले युद्ध की? आबू वाले युद्ध की। ठीक है साहब। तो इसमें गुजरात की राजकुमारी किससे? कंचन देवी से विवाह किया था, जयसिंह को हरा दिया था। इधर आना सागर के युद्ध इसने जीत लिया था। इसके दरबार में दो विद्वान काम करते थे। एक का नाम है, दरबारी विद्वानों को पढ़ें तो दरबारी विद्वान है, एक का नाम है देव बोध और दूसरे का नाम है धर्म बोध। ठीक है सब। अब देखिए, ये दो विद्वान आपको याद रखने हैं। दूसरी बात, आना जी के एक संतान थी और पहले मंदिरों को ले लेते हैं। तो ये देखिए, प्राचीन काल की जो राजस्थान की जो सबसे पुरानी जो झील है, सबसे पवित्र झील, उसका नाम है पुष्कर। और पुष्कर झील के किनारे टोटल घाटों की संख्या है 52 घाट, इसलिए उसे 52 घाटा भी कहा जाता है। तो इस झील के किनारे किसने अर्णोराज ने और मंदिर बनवाए थे। कितने? 12 मंदिरों का निर्माण करवाया। और उन मंदिरों में 12 मंदिरों में जो सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, उस सर्वश्रेष्ठ मंदिर का नाम है आदि बरहा मंदिर। कौन सा मंदिर है? आदि बरहा मंदिर, जिसमें भगवान विष्णु ने सुअर का रूप धारण करके और पृथ्वी को मुक्त करवाया था राक्षस से। तो आदि बरहा मंदिर का निर्माता पुष्कर झील के किनारे कौन है? हमारा अर्णोराज, आना जी। फिर यहां से आगे अगला शासक हमारा है, इसी में पढ़ते हैं, इसका लड़का जगदेव। अब जगदेव ने एक दिन कहा अर्णोराज से कि पापा मुझे गद्दी पे बैठना है। अर्णोराज ने कहा बेटा गद्दी पे क्यों बैठना है? अब इतनी जल्दी तू गद्दी के लायक तो हुआ नहीं है। उसका नहीं पापा मुझे तो गद्दी पे बैठना है। उसने कहा क्यों? कि पापा मुझे शादी करनी है। शादी करनी है तो शादी कर। कि पापा शादी तभी होगी, मैंने उस लड़की से ये कह रखा है कि मैं तुझे रानी बना के लेके चलूंगा। तो उसने कहा तो बना ला उसको रानी। कि महाराज कि पापा जब तक आप गद्दी पर नहीं बैठेंगे तब तक मैं राजा नहीं बनूंगा, राजा नहीं बनूंगा तो वो रानी नहीं बनेगी, रानी नहीं बनेगी तो वो शादी नहीं करेगी। तो अर्णोराज ने मना कर दिया कि अब तुझे मैं गद्दी पर बिठाऊंगा ही नहीं। तो एक लड़की की बातों में आ रहा है। तो जगदेव ने अपनी डार्लिंग को फोन कर दिया और कहा कि मेरा पापा नहीं मान रहा है, इसलिए आज के बाद तू मुझे भूल जा। तो लड़की ने कहा फिर आपने वादे किए थे वो सब झूठे थे। उसने कहा तो मैं क्या करूं? फिर तो मेरे पास में प्लान है, रेडी है, कर सकता है तो बता। उसने कहा कर सकता हूँ, बता। कि आज रात को तेरे पापा की हत्या कर दे, मार दे उसको। तो जगदेव ने अपने पिता की क्या कर दी? हत्या कर दी। इसलिए इस जगदेव को चौहानों का पहला पितृहंता कहा जाता है। चौहानों का पहला पितृहंता किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है अर्णोराज के पुत्र जगदेव को। और जगदेव अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठ जाता है और ये बैठता है 1150 से 1153 ईस्वी तक शासन काल है किसका? जगदेव का। तो जगदेव अब अजमेर के जो सामंत सरदार थे उनको पता लगा कि भाई ये तो हत्यारा है, इसने तो अपने पिता की हत्या की है। तो जगदेव यहाँ से भाग जाता है और इसके बाद में अब गद्दी पे बैठता है दूसरा छोटा लड़का जिसका नाम है विग्रहराज चतुर्थ। उसको पढ़ते हैं विग्रहराज चतुर्थ को। तो ये वाला पूरा के पूरा क्लियर। नेक्स्ट आगे देवबोध धर्मबोध ध्यान रखना है और आना सागर झील ध्यान रखना है, नरवर्मन याद रखना है। अब नेक्स्ट का शासक हम लेते हैं तो उसको देखेंगे विग्रहराज चतुर्थ। मोस्ट और इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है चौहानों में और उसके बाद में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट दूसरे नंबर पे है पृथ्वीराज थर्ड राय पिथौरा जिसे हम कहते हैं। तो अब नेक्स्ट का शासक देखते हैं। तो जगदेव हमने पढ़ लिया। अब बैठेंगे गद्दी पे विग्रहराज। शासनकाल है 1153 से 1163 ईस्वी तक का। इसका दूसरा नाम है बीसल देव चौहान। बीसल देव, ठीक है भाई, ये पढ़ रहे हैं। तो अब सुनिए, देखिए ध्यान से। सबसे पहले इसकी उपाधि पढ़ते हैं हम। उपाधि यहां लिखते हैं, उपाधि।
पहली उपाधि है इसकी कवि बांधव या कटी बांधव, क्योंकि ये कवियों का आश्रयदाता, कवियों का आश्रयदाता। दूसरी उपाधि है कंठाभरण, स्वयं विद्वान था। स्वयं विद्वान था। तो पहला लेते हैं कवि बांधव से कि भाई इसके दरबार में कौन कौन विद्वान रहते थे। इसका मतलब तो दरबारी विद्वान पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ रहे हैं हम नरपति नालय। नरपति नालय ने ग्रंथ लिखा है, सब जानते हैं, बीसलदेव रासो। रासो का मतलब, रासो साहित्य का मतलब होता है राजा की प्रशंसा में लिखा हुआ लेख। क्या कहलाता है? रासो साहित्य। इसमें राजा की सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? प्रशंसा होती है। अब नेक्स्ट का शासक देखिए, नहीं सॉरी शासक नहीं, उपाधि बीसलदेव रासो। बता देता हूं क्या है इसमें। गुजरात की राजकुमारी, गुजरात की राजकुमारी राजमती के प्रेम का वर्णन है। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन महिला सुपरवाइजर 2016 में। गुजरात की राजकुमारी, बीसलदेव रासो में वर्णन है गुजरात की राजकुमारी राजमती के प्रेम आख्यान का वर्णन है। दूसरा विद्वान है सोमदेव। सोमदेव, सोमदेव ने लिखा है ललित विग्रह राज। ललित विग्रह राज, इसमें किसका वर्णन है? इंद्रदेश और खानदेश की राजकुमारी दैसल देवी, दैसल देवी के प्रेम का वर्णन है। दूसरी बात, इसी इंद्रदेश या खानदेश विजय का वर्णन भी है इसमें, विजय। और ये वर्तमान में किसे कहते हैं? उड़ीसा के आसपास का क्षेत्र। इससे पहले कलिंग कहलाता था ये अशोक के शासनकाल में। उड़ीसा के आसपास का इंद्रदेश या खानदेश की राजकुमारी दैसल देवी के प्रेम का वर्णन है। और इंद्रदेश व खानदेश की विजय का वर्णन भी ललित विग्रह राज में मिलता है। अब आते हैं कंठाभरण से। स्वयं विद्वान था, तो इसने स्वयं विद्वान था तो इसने ग्रंथ लिखा स्वयं विद्वान। इसने ग्रंथ लिखा है हरिकेली नाटक। हरिकेली नाटक। और इस हरिकेली नाटक में किसका वर्णन है दोस्तों? इसमें वर्णन है शिव व अर्जुन के युद्ध का। शिव व अर्जुन के युद्ध का। संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ये कौन सी भाषा में है? संस्कृत में, क्योंकि आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, राजपूतों की भाषा भी संस्कृत थी। हरिकेली नाटक। अब देखिए ये हरिकेली नाटक संस्कृत में लिखो। इस हरिकेली नाटक के साक्ष्य कई जगह से मिलते हैं हमको। हरिकेली नाटक के साक्ष्य 2 जगह से मिलते हैं। मैं आगे लेकर के चल रहा हूँ, तो कहाँ कहाँ से मिलेंगे तो देखिए। तो ये विद्वान हो गया और दरबारी हो गए इसके दरबार में। ये बहुत अच्छा निर्माता था, बहुत अच्छा निर्माता रहा है ये। देखिए क्या निर्माण करवाया इसने। इसने अजमेर में कंठाभरण, कंठाभरण संस्कृत पाठशाला बनवाई। कंठाभरण संस्कृत पाठशाला बनवाई। अब एक चीज देख लेते हैं, इस संस्कृत पाठशाला को तोड़वा दिया गया था। आपको हम जब पृथ्वीराज चौहान तोड़वाया गया किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन, मैं लिख रहा हूं शॉर्ट में, कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद गौरी। तोड़वा करके इन्होंने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा, जो भारत की पहली मस्जिद है
फारसी का पहला स्तंभ लेख है। कर्नल टॉर ने इस अढ़ाई दिन के झोपड़े को हिंदू स्थापत्य कला का परिष्कृत नमूना कहा था। किसने? कर्नल टॉर ने। किसको? इस अढ़ाई दिन के झोपड़े को। और देखिए, अब इस अढ़ाई दिन के झोपड़े पर या इस संस्कृत पाठशाला पर हरिकेली नाटक के कुछ श्लोक लिखवाए थे। हरिकेली नाटक के साक्ष्य। अब वर्तमान में हरिकेली नाटक के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? अढ़ाई दिन के झोपड़े। इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ढाई दिन का पंजाब शाह संत, मुस्लिम संत है, पंजाब साहब की याद में ढाई दिन का उर्स भरता है। उर्स माने होता है मेला, फारसी भाषा में उर्स कहते हैं उसको, मेला भरता है। तो हरिकेली नाटक के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? अढ़ाई दिन के झोपड़ा से। और दूसरे साक्ष्य मिलते हैं इस हरिकेली नाटक के विस्ट्रल जगह है, कहाँ? इंग्लैंड में। कहाँ है? इंग्लैंड में। और वहां मिलते हैं राजा राम मोहन राय के स्मारक से। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर हुआ मामला। अब नेक्स्ट चलते हैं। निर्माता अच्छा हो गया। इसने और क्या निर्माण करवाया? देखिए, इसने भैया एक नदी जाती है हमारी बनास नदी। राज चीवी आज टोस खाएगा, भूखी नदी चलती है, प्यासी मेरी कहानी है, अल्लाह बचाए मेरी जान रस्सी गुंडों में फंस गई, चंबल नदी में मिल जाती है। ये सूत्र के माध्यम से मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो इसने इस बनास नदी के किनारे पर और एक गांव बसाया था, बीसल सर गांव। ठीक है, पहले तालाब लिखते हैं, बीसल सर तालाब, नदी है ये बनास। फिर इसने इसी तालाब के किनारे गांव बसाया था, बीसल सर गांव। एक दिन अजमेर को पेयजल की जरूरत पड़ी, पानी पीने की जरूरत पड़ी बहुत ज्यादा। तो इसने उस बनास नदी को रोक दिया, पूरी फौज को ले गया, पूरे सैनिकों को ले गया, पूरे कर्मचारियों को ले गया, वहां ले गया। पूछने लगे, इसको टोकने लगे, महाराज क्या करवा रहे हो? बार बार में टोक रहे थे। तो जगह का नाम हो जाएगा टोंक, और टोंक जिले की तहसील है टोडा राय सिंह। कौन सी? टोडा राय सिंह तहसील में इसने बनास नदी को रोक करके अब बांध बनवाया। उस बांध का नाम हो गया बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध से पेयजल की आपूर्ति होती है वर्तमान में। देखिए, वर्तमान में से पेयजल की आपूर्ति होती है जयपुर प्लस अजमेर प्लस टोंक को। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बीसलपुर बांध परियोजना। बीसलपुर बांध है टोंक जिले की टोडा रायसिंह तहसील में। बीसलपुर बांध का निर्माता, बीसलपुर बांध किस नदी पर? बनास नदी पर। निर्माता कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है साहब। और अब ध्यान रखना, लेकिन इस बीसलपुर बांध के किनारे बहुत मोस्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, बताना उत्तर आपको पता हो तो सोचना। बीसलपुर बांध के किनारे महादेव के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो आपका उत्तर क्या होगा? विग्रहराज चतुर्थ, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। आंसर होगा पृथ्वीराज थर्ड। बीसलपुर तालाब आ जाए, बीसलपुर गांव आ जाए, बीसलसर तालाब आ जाए, बीसलपुर आ जाए, तालाब बांध गांव में से कुछ भी, तो हमको विग्रहराज चतुर्थ करना है। बीसलपुर बांध के किनारे महादेव, गोकर्णेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माता आ जाए तो आपको करना है पृथ्वीराज थर्ड। तो अच्छा निर्माता हो गया। अब चलते हैं, अच्छा विजेता भी था। क्या था? विजेता। ठीक है, इसने क्या किया? दिल्ली के तोमर वंश को पराजित किया तथा अपने साम्राज्य को दिल्ली तक पहुंचाया। मैं आपके सामने दो क्वेश्चन रख रहा हूं। दिल्ली के तोमर वंश को पराजित किया, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला चौहान शासक कौन सा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सोचो बताओ। दूसरा, दिल्ली की अपने साम्राज्य को दिल्ली तक पहुंचाने वाला पहला चौहान शासक कौन सा है?
तो दिल्ली को अपने साम्राज्य तक पहुंचाने वाला पहला चौहान शासक होगा बिग्रहराज चतुर्थ, और दिल्ली को सर्वप्रथम राजधानी बनाने वाला चौहानों का पहला शासक होगा पृथ्वीराज थर्ड, जिसे हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। अब देखिए, दिल्ली को जीत लिया तो इसने एक लेख लिखवाया था। भाई जीत लिया, जीत के उपलक्ष्य में लिखवाया लेख, उस लेख का नाम है शिवालिक लेख। कौन सा लेख? शिवालिक लेख। 9 अप्रैल 1163 विजय के उपलक्ष्य में। ये शिवालिक स्तंभ लेख है, पत्थर पे लिखा हुआ स्तंभ। तो शिवालिक स्तंभ लेख, शिवालिक लेख लिखवाया था किसने? बिग्रहराज चतुर्थ ने। अच्छा विजेता था, इसने दिल्ली के तोमरों को हरा दिया। अब मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन रखता हूँ। इसके शासनकाल में निर्माण हुए, लड़ाइयाँ लड़ी तो हम जीते, हारे नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। इसलिए बीसल देव का या बिग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल मोस्ट प्रश्न चौहानों का स्वर्णकाल कहलाता है। देखिए, चौहान के साम्राज्य का निर्माणकाली काल अजयराज, चौहानों का स्वर्णकाल कौन किसका है? बिग्रहराज चतुर्थ। लेकिन एक क्वेश्चन और, प्रारंभिक चौहानों का स्वर्णकाल अगर पूछ ले तो प्रारंभिक चौहानों में, नोट में लिख रहा हूं मैं, नोट, प्रारंभिक चौहानों का स्वर्णकाल, तो आपको उत्तर देना होगा पृथ्वीराज सेकंड है, जो संवर में था। ठीक है ना? प्रारंभिक चौहानों का स्वर्णकाल बिग्रहराज सेकंड है, और चौहानों का स्वर्णकाल अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आप करेंगे बिग्रहराज चतुर्थ। दूसरी, इसने क्या किया? बिग्रहराज ने गजनी के शासक अमीर खुसरव शाह को हरा दिया और गजनी के सुल्तानों को अटक नदी, जो काबुल के पास में है, अटक नदी के उस पार तक सीमित कर दिया। अटक नदी के उस पार तक सीमित कर दिया था। कहने का मतलब है, इसने तुर्की आक्रमणों को या गजनी के आक्रमणों के, मुस्लिम आक्रमणों को अजमेर में पूर्ण रूप से क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। अटक नदी के उस पार तक अपना साम्राज्य विस्तार कर दिया, और मुसलमानों से या मुस्लिम शासकों से कह दिया था, गजनी के सुल्तानों से, कि अगर इधर आने की हिम्मत भी की तो फिर से ऐसी ही लड़ाई दोबारा से होगी। तो इसके शासनकाल में सिर्फ कार्य हुए हैं, इसलिए इसके शासनकाल को चौहानों का स्वर्णकाल मोस्ट। देखिए, अभी पूछा गया है, शिवालिक स्तंभ लेख 9 अप्रैल 1163 को दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में लगवाया था किसने? बिग्रहराज चतुर्थ ने। इससे आगे जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट का टॉपिक, वो होगा हमारा पृथ्वीराज थर्ड। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको पढ़ेंगे। और 1 घंटे का टॉपिक है, अकेले बड़ा शानदार टॉप फुल पढ़ाऊंगा, एकदम शानदार। देखिए, ऑनलाइन क्लासेज है, इसमें क्या है, क्लासें ऐसी चलती हैं, अगर क्लासरूम की होती तो आपको इतना इंटरेस्ट आता, फुल इंटरेस्ट में। ये ही जो है वो अकेला 1 घंटे का टॉपिक है। तो क्या वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो एक माहौल होता है अलग सा। ऑनलाइन क्लासेस में अकेला आदमी पढ़ाता है, थोड़ी सी ऐसा लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं नेक्स्ट का शासक हम पृथ्वीराज को पढ़ेंगे, 1 घंटे का टॉपिक है, फुल इंटरेस्ट के साथ में उसको भी आपको पढ़ाया जाएगा। ये सारी चीज़ें आप उतार सकते हैं अपनी